हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साधना एडुकेयर में। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर बातचीत का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखते हैं तो यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वे सभी क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बातचीत पाठ जो है उसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, यानी कि बातचीत पाठ किनके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट के जन्म की बात करते हैं अगर हम लोग, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ 23 जून 1844 को हुआ था। और इनके निधन की बात करें तो इनका निधन जो हो गया 20 जुलाई 1914 को हो गया। तो बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को हुआ और इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हो गया। इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। और किनके यहाँ हुआ था, यानी कि इनके माता पिता का नाम क्या है? तो इनके पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। इनके पिताजी का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे। और इनके माताजी का नाम है पार्वती देवी, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी। ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की लालसा एवं रुचि जगाई थी। कौन? इनकी माताजी। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में जो पढ़ने का, अध्ययन करने का लालसा जगा था, उस किसने जगाया था? तो इनके माताजी ने इनके मन में अध्ययन की लालसा एवं रुचि क्या कर थी? जगाई थी। ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हम लोग जाने। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है बालकृष्ण भट्ट के शिक्षा के बारे में, कि बालकृष्ण भट्ट ने कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया है। तो बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया करते थे। क्या करते थे? कि बालकृष्ण भट्ट अपने शिक्षा, जब इनके हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ काल में, प्राथमिक काल में क्या किया करते थे कि संस्कृत का अध्ययन किया करते थे। फिर 1867 में 1867 में प्रयाग के स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। क्या करी थी इन्होंने? कि 1867 में प्रयाग के स्कूल से क्या करी थी? एंट्रेंस की परीक्षा दी थी इन्होंने। उसके बाद है इनके वृत्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने अध्यापन का काम किया है, पढ़ाने का काम किया है। फिर 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया है। वहाँ भी क्या किया है? कि संस्कृत को पढ़ाने का काम किया है। आगे है 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और लेखन कार्य पर निर्भर हो गए। क्या है कि 1888 में 1888 में क्या हुआ कि प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इन्होंने अध्यापक के रूप में क्या किया गया? इनको नियुक्त किया गया। लेकिन इनका जो स्वभाव था थोड़ा उग्र प्रकार का था, इसलिए उग्र स्वभाव के कारण क्या हुआ कि इनको नौकरी छोड़ना पड़ा अपना, और फिर यह क्या हो गया कि लेखन कार्य पर ही या फिर लास्ट में आकर निर्भर हो गए। यानी कि अंततः इन्होंने क्या किया कि मतलब कि जो भी कहानी, जो भी इनकी रचनाएं हैं उस पर ये आकर जुड़ गए और लेखन कार्य पर क्या हो गया? ये निर्भर हो गए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। आगे है कि 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने क्या किया कि जब लेखन कार्य से जुड़ गए तो इन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का क्या किया? संपादन किया। और इसे वो 33 वर्षों तक चलाए। कब तक चलाएं? 33 वर्षों तक चलाएं। ठीक है। कि 1877 में इन्होंने क्या किया कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कुछ बोर्ड एग्जाम्स में कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा मासिक पत्रिका का संपादन किया गया था? तो वो है हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप का संपादन किस वर्ष में हुआ था? तो 1877 में। ये दोनों क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे कि हिंदी प्रदीप का संपादन कब हुआ था? तो 1877 ईस्वी में। और हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। या फिर बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कौन था? तो वो था हिंदी प्रदीप। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है कि 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की थी इन्होंने। 1877 में क्या हुआ कि इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया और 1881 में इन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की थी। आगे है कि 1886 में
लाला श्रीनिवास के संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया था संयोगिता स्वयंवर, उनकी आलोचना की थी। प्रीवियस में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, तो संयोगिता स्वयंवर जो है वो है लाला श्रीनिवास की रचना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, इनके कुछ रचना को देखते हैं। देखिए, इनकी रचना में उपन्यास नाटक बहुत सारे हैं, लेकिन हमने वैसे उपन्यास और वैसे नाटक का नाम यहाँ पे छाट के रखा है कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, वैसे उपन्यास और नाटक के नाम हम लोगों ने यहाँ छाट करके रखा है। तो इनका जो उपन्यास है जो इनके द्वारा लिखा गया है वह है पहला नूतन ब्रह्मचारी, आगे है 100 जान 1 सुजान, उसके बाद है रसातल यात्रा और उसके बाद है सद्भाव का अभाव। ये 4 उपन्यास जो है इनके द्वारा लिखा गया है। इनके याद रखेंगे कि नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान 1 सुजान, रसातल यात्रा और सद्भाव का अभाव किनके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। और क्या है ये सभी उपन्यास हैं। ठीक है, आगे है इनके द्वारा कुछ लिखे गए नाटक, पद्मावती, दमयंती स्वयंवर, चंद्रसेन, मेघनाथ वध और रेल का विकट खेल। यह नाटक लिखा गया है किनके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे नाटक पद्मावती, दमयंती स्वयंवर, चंद्रसेन, मेघनाद वध और रेल का विकट खेल, यह क्या है, नाटक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। चलिए, तो इतना कुछ हम लोगों ने जान लिया कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका निवास स्थान कहाँ था, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके माताजी का नाम क्या था, और उन्होंने किस किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी उपन्यास लिखी गई हैं, कौन कौन सी नाटक लिखी गई है। तो लेखक के बारे में हम लोगों ने पूरे डिटेल में जान लिया। तो बालकृष्ण भट्ट से जुड़े जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, अब आपके लिए वे सभी प्रश्न बेहद आसान हो जाएंगे। चलिए हम लोग अब पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। हमारा पाठ का जो सारांश है बातचीत पाठ का, उस पर हम लोग चलते हैं। देखिए लेखक क्या कहते हैं इस पाठ में, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। क्या सभी स्वीकार करेंगे हम लोग, क्या स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ, क्या अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति, ठीक है, वरदान की भांति क्या ईश्वर ने मनुष्य को दी है, क्या मनुष्य को हम लोगों को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। मतलब जितने भी शक्तियाँ ईश्वर ने वरदान की भांति हम लोगों को दी है, उसमें से एक वाक शक्ति भी है। यदि वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर वाक शक्ति जैसी चीज़ भगवान ने हम लोगों को वरदान के रूप में न दी होती तो हम लोग यह सोच भी नहीं सकते हैं, यह अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब यह पूरी सृष्टि जो है एक तरह से गूंगी प्रतीत होती। सब लोग मानो चुपचाप होकर एक कोने में बैठे होते और अपने अन्य इंद्रियों द्वारा अपने सुख दुख का अनुभव करते और अवाक होने के कारण एक दूसरे से कुछ कह सुन न सकते। मानिए कि हम सभी लोगों के पास वाक शक्ति न होती, पूरी सृष्टि गूंगी होती, तो हम लोग चुपचाप एक कोने में बैठा दिए गए होते, कोने में बैठे होते और अपने अन्य इंद्रियों द्वारा हमारे साथ जो भी घटना घटित होती है उसको अनुभव करते, लेकिन एक दूसरे से उस चीज़ को शेयर नहीं कर पाते, एक दूसरे को कह सुन नहीं पाते, एक दूसरे से कुछ कह सुन नहीं पाते। यही होता जब हमारे पास वाक शक्ति न होती। इस वाक शक्ति के अनेक फ़ायदों में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है। इस वाक शक्ति के तो अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन उनमें से एक स्पीच वक्तृता और बातचीत भी है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत तो है, लेकिन स्पीच के द्वारा बातचीत का ढंग क्या है, अलग हो जाता है। जब हम लोग बातचीत करते हैं लेकिन स्पीच द्वारा करते हैं तो उसका ढंग जो है अलग हो जाता है। स्पीच में वक्ता को अपनी बात रखते समय कुछ नाज नखरा जाहिर करने का मौका मिल जाता है। क्या होता है कि बातचीत में हम लोग सिर्फ बातचीत करते हैं, लेकिन जब भी स्पीच होता है तो स्पीच में क्या होता है कि जो भी वक्ता स्पीच दे रहे होते हैं उनको स्पीच देते समय कुछ नाज नखरा जाहिर करने का क्या हो जाता है, अवसर प्रदान हो जाता है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें न तो कोई करतल ध्वनि का मौका होता है और न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात होती है। देखिए हमारा साधारण बातचीत जो है, जो हम साधारण बातचीत करते हैं उसमें क्या होता है, उसका ढंग कुछ ऐसा होता है कि जिसमें नहीं तो कोई क्या होता है करतल ध्वनि का मौका, यानी कि न तो कोई ताली बजाने का अवसर प्राप्त होता है और न ही
लोगों का जो भी हमारे साथ बात कर रहे होते हैं उनके कहे उड़ाने का कोई बात रहता है। यहाँ लोगो होगा, ठीक है, लोगों के कहे उड़ाने का कोई बात रहता है, ठीक है। आगे है कि बस दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे होते हैं। क्या होता है बातचीत में कि बस दो आदमी क्या होते हैं आपस में बैठ कर के अपना प्रेम पूर्वक बातचीत कर रहे होते हैं, संलाप कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ आदमी की ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वही बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जैसे आदमी का जीवन मज़ेदार हो, कुछ उसमें इंटरटेनमेंट टाइप का हो, इसके लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वैसे ही उसी प्रकार ही क्या है कि आदमी के जीवन में बातचीत ही एक वैसा ही अंग है, ठीक है। आदमी के जीवन का बातचीत भी एक क्या है, मुख्य अंग है। अगर आदमी बातचीत नहीं करता है तो क्या होगा, उसके अंदर एक बेचैनी सी छा जाएगी, क्या रहेगा, उसको असंतुष्ट टाइप का उसके अंदर उसके मन में चलता रहेगा। देखिए आगे क्या है कि बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। जब भी हम बातचीत करते हैं, अपने सुख दुख को शेयर करते हैं, तो हमारा मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और परम आनंद में मग्न हो जाता है। मतलब हमारा मन जो है भीतर ही भीतर बहुत ही क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। देखिए आगे है कि रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी, रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। रॉबिन्सन क्रूसो का कहानी है जिसे अधिकतर लोगों ने पढ़ा है। क्या है कहानी में रॉबिन्सन क्रूसो की, कि जिसे 16 वर्षों तक मनुष्यों का मुख देखने को नहीं मिला था। रॉबिन्सन क्रूसो जो था उनकी कहानी में क्या है कि जिसको 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, जो कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रह 16 वर्ष के उपरांत जब उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी तो वह इतना आनंदित हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। एक 16 वर्ष के तक एक मनुष्य जो है उसको आदमी का मुख देखने को नहीं मिला था और वह कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहता था। जब 16 वर्ष के उपरांत उसने एक आदमी के मुख से बात सुना, तब वह क्या हुआ कि वह बहुत ही आनंदित हुआ, वह बहुत ही खुश हुआ और उसने पाया कि वह एक फिर से मनुष्य का एक नया चोला वह प्राप्त कर लिया, उसको मनुष्य का एक नया चोला मिल गया है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है, सच है मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यह क्या सच है कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। मतलब वह किस प्रकार का है, उसका स्वभाव कैसा है, वह किस स्वभाव का है, जब तक वह बोलेगा नहीं तब तक इस चीज़ का हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, यह चीज़ प्रकट नहीं हो पाता है। बेन जॉनसन का यह कहना है, बेन जॉनसन का क्या कहना है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन का क्या कहना है कि मनुष्य का रूप कैसा है इसके बारे में हम लोगों को अगर जानना है तो जब तक वह नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं जान सकते हैं। यही बात है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है, जब वह बोलता है, यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, जो कि बहुत ही उचित जान पड़ता है। यह बात जो बेन जॉनसन ने कही है यह क्या पड़ता है, उचित जान पड़ता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। एडिसन की मत की माने तो अगर हम लोग माने एडिसन के मत को, तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन का कहना क्या है कि असल बातचीत जो है कितने व्यक्तियों में हो सकती है, सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल, अपने मन की बात, अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने रखते हैं। अगर आदमी दो से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उन्हें अपने दिल की बात एक दूसरे को शेयर करने में नहीं बनती है। आगे यूरोप के लोगों की बात हम लोग अगर करते हैं तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इस हुनर को नहीं पाते। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख इन दोनों इस हुनर को नहीं पाते। काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली, दो चार दोस्त, 25 वर्षों से ऊपर वाले तथा नीचे वाले युवक युवतियाँ अपने अपने ढंग से आपसी बातचीत क्या सरसता को बनाए रखती है। दो चार दोस्त, 25 वर्षों से ऊपर वाले तथा नीचे वाले युवक युवतियाँ क्या करते हैं कि अपने अपने ढंग से अपने अपने बातचीत में सरसता को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है, बातचीत के लिए दो पक्षों की उपस्थिति लाजिमी है।
बातचीत के लिए क्या है कि दो पक्षों की उपस्थिति लाजमी है। जब तक दो पक्ष उपस्थित नहीं होंगे, जब तक एक बोलने वाला और एक सुनने वाला उपस्थित नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि बातचीत हम लोग नहीं कर पाएंगे। बातचीत होने के लिए एक दूसरे के पास आने जाने में शिष्टाचार की त्रुटि हो सकती है। क्या हो सकती है कि बातचीत होने के लिए एक दूसरे को कुछ कहने सुनने में क्या हो सकती है कि शिष्टाचार की त्रुटि हो सकती है। अतः लेखक के अनुसार अपने आप बात करने की शक्ति पैदा करना सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत है। लेखक के अनुसार लेखक क्या कहते हैं अंततः कि अगर हम लोग खुद से बातचीत करने की शक्ति पैदा कर ले, खुद में बातचीत करें, खुद से ही कुछ कहे और खुद से सुने, अपने दिल की बात अपने खुद को सुनाएं, तो क्या है, यही सबसे उत्तम प्रकार है किस चीज़ का, बातचीत करने का क्या है, सबसे उत्तम प्रकार है। तो हम लोगों ने पाठ के सारांश को भी देख लिया। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे इस वीडियो को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप रिवीजन के लिए जितने भी PDF नोट्स है उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनको लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधना एडुकेट में जा सकते हैं। वहाँ से जुड़ के आप जितने भी PDF नोट्स है उनको वहाँ से अचीव कर सकते हैं।